हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज मैं लीड कोड का 2872 करने जा रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम हार्ड तो मार्क्ड है, बट मुझे लगता है आराम से इसको मीडियम शायद फ्यूचर में बना दिया जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एंड आई थिंक बहुत लोगों ने बना भी लिया है। एक्सेप्टेंस परसेंटेज भी काफ़ी हाई है इसका। इसका आज का मोटिवेशन देखते हैं। देखो, कंटिन्यूस एफर्ट is literally the key to solving any problem in your life. It can be any problem, be it related to your personal life problem, या फिर it can be related to system design, DSA or anything. Okay, if you don't believe it, then probably you have not yet experienced it. बट ट्राई इट वंस, है ना। कंटिन्यूस एफर्ट यानी कि कंसिस्टेंसी से ऑनेस्टली जब एफर्ट लगाते हो ना, तो कोई भी चीज़ सॉल्व हो सकती है उससे। ओके, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। मैक्सिमम नंबर ऑफ के डिविजिबल कंपोनेंट्स। देयर इज एन अनडायरेक्टेड ट्री with n nodes labeled from 0 to n minus 1. ठीक है, you are given the integer n and a 2D integer array edges of length n minus 1 where edges I, ai, bi indicates that there is an edge between ai and bi in the tree. ठीक है, you are also given a 0 indexed integer array values of length n where values I is the value associated with the ith node and an integer k दे रखा है। A valid split of the tree is obtained by removing any set of edges, possibly empty, from the tree such that the resulting components all have values that are divisible by k, where the value of a connected component is the sum of the values of its node. ठीक है, अभी देखते हैं एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन एनी वैलिड स्प्लिट। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये ट्री दे रखा है, इसको बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब ट्रीज में आपको इसको स्प्लिट करना है। लेकिन जो भी सब ट्री में आप स्प्लिट करोगे, जैसे मान लेते आपने यहाँ पर स्प्लिट किया, तो इसमें जितने भी वैल्यूज़ है ना, उनका जितने भी नोड्स हैं उनके वैल्यूज़ का सम डिविजिबल बाई के होना चाहिए। यहाँ पर देखो, पहले एक काम करते हैं, पहले इस सब ट्री को देखते हैं। इसमें नोड 1 है ना, और ये नोड 3 है। नोड 1 और नोड 3 का पहले वैल्यू निकालते हैं। नोड 1 का वैल्यू 8 है, नोड 2 का वैल्यू 4 है। इसका 8 है, इसका 4 है, तो 8 + 4 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 इज़ डिविजिबल बाई के, है ना, क्योंकि के का वैल्यू 6 है। इस वाले सब ट्री को देखो, नोड नंबर 2, 4 और 6 है ना, इसका मतलब नोड नंबर 2 का वैल्यू 1 है, नोड नंबर 4 का वैल्यू 4 है, नोड नंबर 0 का वैल्यू 1 है ना, तो 4, 5, 6 हो गया, विच इज़ डिविजिबल बाई के। ओके, अगर मान लेते हैं आपने और कंपोनेंट में तोड़ने की कोशिश की, मान लेते हैं आपने इसको तोड़ दिया अलग से, ये 4 को एक अलग कंपोनेंट बना दिया, तो नोड नंबर 4 का वैल्यू क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 4 है। 4 इज़ नॉट डिविजिबल बाई के। ओके, तो आपको डिवाइड ऐसा करना है कंपोनेंट में, सच दैट जितना भी कंपोनेंट टूट कर निकलेगा उनके वैल्यूज़ का सम जो है डिविजिबल बाई के होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट में आप तोड़ पा रहे हो इसको, इसलिए इसका आंसर 2 होगा। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में तोड़ना है। ओके, ठीक है। और यहाँ पर कंस्ट्रेंट में देखो, कुछ कुछ दे रखा है। एजेस डॉट लेंथ n-1 है, एजेस आई डॉट लेंथ 2 है, और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट दे रखा है, सम ऑफ वैल्यूज इज़ डिविजिबल बाई के। इसका मतलब पता है क्या हुआ? वैल्यूज़ क्या था? इस पूरे ट्री में जितना भी नोड्स है, सबका वैल्यूज़ दे रखा है एक वैल्यूज़ नाम के अरे में। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कितना नोड? 1, 2, 5 नोड है ना, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 नोड हो गया। सबका वैल्यू जो भी दे रखा है, यानी कि 1, 8, 1, 4, 4। प्रॉब्लम में बोला है कि वैल्यूज़ में सभी का सम ले लोगे ना, 1, 8 + 8, 1 + 4 + 4, तो ये पक्का डिविजिबल होगा के से। देख लेते हैं, 4, 4, 8, 9, 9, 1, 10, 10, 18, 18 मॉड्यूलो 6 जो है वो 0 आता है। ठीक है, तो ये एक एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। अभी हम लोग समझेंगे कि ये कंस्ट्रेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेप्थ में डीप डाइव करेंगे अच्छे से इसको। ओके, देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है सिंपल सा, और इसमें मैं एक रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू बी है, इसका सी है, इसका डी है, इसका ई है ना। ये नोड नंबर 0 है, नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, नोड नंबर 3 है, नोड नंबर 4 है। ठीक है, और उसके अंदर जो ABCD मैंने लिखा है ना, वो वैल्यूज़ है। ओके, जो वैल्यू वाला अरे दे रखा था ना, ये वो है। तो देखो, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज इस प्रॉब्लम का यही था कि अगर मान लेते हैं किसी इंसान ने डिसीजन लिया कि वो इस कंपोनेंट को तोड़ेगा, है ना, मतलब ये ऐसे कंपोनेंट में तोड़ना चाह रहा है कि ये एक कंपोनेंट हो जाए और इसके बाद रिमेनिंग जो है वो एक कंपोनेंट हो जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक डाउट हमारे मन में यही आता है कि चलो मान के चलते हैं, अगर मैंने इस कंपोनेंट को तोड़ा तो क्यों तोड़ा होगा? तभी तोड़ा होगा जब B + D + E जो है वो डिविजिबल रहा होगा के से, तभी तो तोड़ा होगा ना। डिविजिबल नहीं होता तब मैं इसको अलग कंपोनेंट में तोड़ते ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है जो भी कंपोनेंट आप तोड़ोगे वो डिविजिबल होना चाहिए के से।
ठीक है। तो आपने किस पॉइंट पे तोड़ा, यहाँ पर बी पर तोड़ दिया, बी और ए वाला एज को आपने तोड़ दिया ताकि ये एक कंपोनेंट बन जाए और ये कंपोनेंट बन जाए। बट अभी आपको ये नहीं पता कि अगर आपने इसको तो तोड़ दिया, इसको तो तोड़ दिया क्योंकि ये डिविजिबल था के से, आपको ये नहीं पता कि ये भी डिविजिबल होगा कि नहीं, है ना। अभी आपने इसको चेक ही कहाँ किया है, फिर आप यहाँ जाओगे इसको चेक करोगे, ठीक है। फिर हो सकता है बाद में आपको रियलाइज़ हो कि यहाँ पर भी आपको तोड़ना पड़े, तब जाके दोनों डिविजिबल हो। तो ये अभी तक हमें पता ही नहीं है, ओके। ऐसा भी हो सकता था कि मान लेते हैं मैंने इसको इस कंपोनेंट में तोड़ा और इस कंपोनेंट में तोड़ा, तो ये डिविजिबल है के से, बट ये डिविजिबल नहीं है। और अगर मान लेते मैंने ये डिसीजन लिया होता कि मैं इस एज को ना तोड़ के मैं इस एज को तोड़ता, कि ये अकेला रहता और ये ऐसा रहता, अलग कंपोनेंट होता, तब ये भी डिविजिबल हो जाता और ये भी डिविजिबल हो जाता। कुछ भी पॉसिबिलिटी है ना, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, हमें अभी से थोड़ी पता, पहले हमें नहीं पता, ठीक है। तो देखा जाए तुम नोटिस करो, इस एज को आपने तोड़ा भी और नहीं भी तोड़ा, तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि हर एज के आपके पास ऑप्शन है कि एक कोई भी एज हो, कोई भी एज हो, है ना, आप वहाँ पर ब्रेक करो। ब्रेक लेकिन कब कर सकते हो, जब उस एज को तोड़ने पर जो कॉम्पोनेंट बन रहा है उसका सम का मॉड्यूलो के 0 होना चाहिए, या फिर आप उसको ब्रेक नहीं करो, है ना। और आपको देखना पड़ेगा दोनों पॉसिबिलिटी को। तो आपको थोड़ा सा फीलिंग आ रहा है कि ये डीपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपको देखा है तो ऑप्शन है ना, तो रिकर्शन लिखोगे, मेमोराइजेशन करोगे तो डीपी जैसा प्रॉब्लम दिख रहा होगा, ठीक है। बट एक्चुअली में ये प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम बताया कि इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी किस साइड है, वो आपको दिख गया होगा अभी कि ये डीपी की तरफ जा रहा था। बट एक्चुअली में ना डीपी की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में सिंपल, पता है क्यों हुआ है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान दो, इस ट्री को वापस से दोबारा बनाते हैं फुल। ये मेरा ट्री था, ओके। प्रॉब्लम में ऑलरेडी एक चीज़ बोल रखा था कंस्ट्रेंट में, याद है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, कि भाई वैल्यूज़ जो है पूरे ट्री का, उसमें सभी का सम ऑलरेडी डिविजिबल है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये ऑलरेडी डिविजिबल है के से, मतलब मॉड्यूलो की करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई को आप लिख सकते हो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई के, है ना। एनी नंबर इन द फॉर्मेट ऑफ सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई के इज डिविजिबल बाई के, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब मान के चलते हैं आपने इसको तोड़ा यहाँ पर, तो देखो ये कंपोनेंट मान लेते हैं, ये है कंपोनेंट 1 और ये है कंपोनेंट 2। तो आपने कंपोनेंट 1 को क्यों तोड़ा, क्योंकि आपको पता था कि बी प्लस डी प्लस ई जो है ना, मॉड्यूलो के जो है ना वो 0 है, तभी तो आपने तोड़ा होगा, ठीक है। तो इसको आप ऑब्वियस बात है, बी प्लस डी प्लस ई को भी आप लिख सकते हो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई के, C2 एक कोई कांस्टेंट ले लो। बट आपको ये नहीं पता कि इस कंपोनेंट में मैंने तोड़ा तो उसके बाद जो बचा ऊपर कंपोनेंट है ये वाला, क्या वो डिविजिबल है कि नहीं, वो आपको अभी तक नहीं पता। और तो यही तो मुझे चेक करना है कि ए प्लस सी जो है क्या ये डिविजिबल है कैसे, वही तो हमें चेक करना है। तो अब देखो ध्यान दो, इस दोनों इक्वेशन को ध्यान दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देखो तो बी प्लस डी प्लस ई जो है, बी प्लस डी प्लस ई, इसका वैल्यू क्या है, C2 इंटू के है ना। इक्वेशन 2 को यहाँ पुट कर दो, इसमें देखो बी है, डी है, ई है, और ए प्लस सी को अलग कर दो, जैसे ए प्लस सी को अलग कर दिया और यहाँ पर बी प्लस डी प्लस ई को अलग कर दिया इक्वेशन 1 में, है ना। ये क्या था, C1 इंटू के था। इक्वेशन 2 को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। अब देखो ध्यान दो, बी प्लस डी प्लस ई को क्या लिख सकते हो, C2 इंटू के लिख सकते हो इक्वेशन 2 से। तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा, C1 इंटू के, और ये ए प्लस सॉरी बी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू क्या था, C2 इंटू के, है ना, उसको मैं राइट हैंड साइड ले गया तो माइनस C2 इंटू के हो गया, ठीक है। ए प्लस सी अब हो गया, देखो तो के को कॉमन ले लो, C1 माइनस C2, या फिर ऐसे लिख दो C1 माइनस C2 कॉमन ले लो और मल्टीप्लाइड बाई के हो गया। अब ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस सी जो है, ए प्लस सी जो है इट इज़ ऑफ द फॉर्मेट सम कॉन्स्टेंट C डैश मान लो मल्टीप्लाइड बाई के, इसका मतलब ए प्लस सी भी डिविजिबल है के से, है ना। तो इसीलिए ये वाला प्रॉपर्टी जो दे रखा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था एक्चुअली में, आपकी प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए ये स्टेटमेंट दे रखा है। ये नहीं होता तब तो आपको पता ही नहीं होता कि ए प्लस सी भी गारंटीड डिविजिबल होगा के से, तब आपको डीपी वाला रास्ता चुनना पड़ता। बट यहाँ पर हमारे अगर हमने यहाँ कंपोनेंट को तोड़ दिया है ना, तो हम गारंटीड हैं कि इसको तोड़ने से जो ऊपर जो एक कंपोनेंट बचा हुआ है वो भी गारंटीड डिविजिबल होगा के से, वो गारंटीड है, ठीक है।
फिर आप फर्दर ऊपर वाले कंपोनेंट को फर्दर आपको जितना मन है तोड़ने की कोशिश करो, टूट जाता तो अच्छा है, कंपोनेंट आपका काउंट बढ़ता चला जाएगा। बट आपको ये चीज़ अब गारंटीड हो गया कि अगर मैं कोई भी ट्री को लेता हूँ, मान लेते हैं ये ट्री है आपका, है ना, तो मान लेते हैं यहाँ पर ए है, इसका वैल्यू बी है, इसका सी है, इसका डी है, इसका ई है। मान लेते हैं आपने डीएफएस किया। डीएफएस में क्या होता है, आप डेप्थ तक पहले चले जाते हो, फिर आप फिर डेप्थ तक गए, यहाँ पे लीफ तक गए, फिर आपने ऐड करना स्टार्ट किया। मान लेते हैं आपको डी मिला यहाँ पर, ठीक है, फिर आप यहाँ से वापस लौटे तो यहाँ पर आपको बी मिला, फिर यहाँ से भी वापस लौटे तो यहाँ पर आपको ई मिला, डी प्लस बी प्लस ई, और आपने चेक किया कि यार ये तो मॉड्यूलो के ज़ीरो है। तो आप अभी मान लो कि यार ये कंपोनेंट वन है मेरा, कंपोनेंट प्लस इज इक्वल टू वन कर लो कि एक कंपोनेंट आपको मिल चुका है, ओके, क्योंकि मॉड्यूलो के इसका ज़ीरो है। और आप बिना टेंशन लिए इस कंपोनेंट को तोड़ के अलग कर लो, क्योंकि ये गारंटीड होगा कि इसके अलावा जो बचा हुआ कंपोनेंट ऊपर है ना, जब मेरा डीएफएस ऊपर लौटेगा ना, तो ये गारंटीड है कि ये कंपोनेंट ना पक्का डिविजिबल होगा के से। तो देखो अभी एग्जांपल लेके प्रूफ भी कर देता हूँ इसको, है ना। ये तो हमने देख लिया ऊपर, अब देखो ये वाला एग्जांपल था ना, इसी को मैं देख के आपको समझा देता हूँ दोबारा। मान के चलते हैं आपने इस एज पर क्रॉस किया, ठीक है, इस एज को डिलीट किया, तो ये एक कंपोनेंट बना। क्यों डिलीट किया होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑलरेडी ये कंपोनेंट डिविजिबल है के से। देख लेते हैं, इस कंपोनेंट में 2 4 और 0 वाला नोड है ना, 2 4 और 0 नोड है, दोनों का सबका वैल्यू ऐड कर लेते हैं, 1 + 1 + 4 6 है। यस, 6 मॉड्यूलो के इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि के इज इक्वल टू 6 है हमारा, ओके। अब मुझे इसकी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं, है ना। ये गारंटीड डिविजिबल होगा, जो मैंने आपको सिखाया भी, और अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। नोड 1 नोड 3 है ना, नोड 1 का वैल्यू क्या है, 8 है, नोड 3 का वैल्यू 4 है, 8 4 12 हो गया, 12 मॉड्यूलो 6 0 होता है। यस, ये भी डिविजिबल है, साफ साफ आपको दिख गया। तो सिंपल सा ड्राई रन करके अभी मैं डीएफएस से ड्राई रन कर लेता हूँ। आप इसको आराम से बीएफएस से भी बना सकते हो, मैं डीएफएस से करके दिखा देता हूँ। ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कैसे हम नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं। जो डीएफएस स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियस है आप किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हो। मैं नोड नंबर 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने डीएफएस नोड नंबर 0 से स्टार्ट किया, और ऑब्वियस है नोड 0, यहाँ पर मैं वैल्यूज़ भी लिख लेता हूँ कि इनके वैल्यूज़ क्या थे, 0 1 2 3 4 1 8 1 4 4, ठीक है। अब जब आए हो आप नोड 0 पर, तो हम सबसे पहले ऑब्वियस है हमेशा की तरह हम क्या करते थे, एक काम करते हैं, सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो सम में ऐड कर देते हैं, करंट वाला नोड मेरा 0 है ना, तो नोड 0 का वैल्यू क्या देखो तो 1 है ना, तो सम में मैंने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि तुम रिकर्सिवली जाओ, यहाँ से डीएफएस स्टार्ट किया ना, रिकर्सिवली जाओ और वहाँ से सम ले आना मेरे लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं इसने 0 का नेबर कौन है, 0 का नेबर 2 है, तो 2 पर गया, डीएफएस कॉल यहाँ पर आया मेरा, है ना। अब 2 का नेबर कौन कौन है वो देखो, 2 का नेबर मुझे 1 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है और 0 भी दिख रहा है, ठीक है। तो वापस 0 पर नहीं जा रहा है ना, वापस 0 पे मत जाना, क्योंकि ऑब्वियस है 0 विजिटेड है ऑलरेडी, 0 पर वापस मत जाना, मतलब 2 का पेरेंट जो 0 है वहाँ पर वापस मत जाना, ओके। तो एक्चुअल में 2 का नेबर 1 और 4 है। तो अब देखो ध्यान दो, जब आप इस 2 वाले नोड पर आए तो यहाँ पर भी आप सम वेरिएबल असाइन कर दो। इस नोड नंबर 2 का वैल्यू क्या है, 1 है ना। देखो वैल्यू यहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग इस अरे से, ठीक है, ओके। अब 2 से और क्योंकि डीएफएस है ना, डीएफएस क्या कहता है, डेप्थ में पहले चला जाता है, तो अभी मैं डेप्थ में ही जा रहा हूँ। अभी 2 का नेबर 1 है, तो मैं यहाँ पर मान लेते हैं 2 से मैं 1 पर गया, ठीक है। तो अब 1 पर आए, मेरा डीएफएस अभी यहाँ पर है, तो सम कितना हो गया मेरा, सम नोड नंबर 1 का वैल्यू क्या देखो तो 8 है ना, ये रहा, ठीक है। इसके बाद डेप्थ, इसका नेबर कौन है, इसका नेबर एक तो ये दिख रहा है, बस वापस लेकिन जाएगा नहीं 2 पर, है ना। तो इसका नेबर एक मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पर आया, डीएफएस जब यहाँ पहुँचा तो सम कितना है देखो तो, सम इज इक्वल टू 3, नोड नंबर 3 है ना, नोड नंबर 3 का वैल्यू देखो तो 4 है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब मैं जब यहाँ पर आया, अब इसका तो कोई नेबर है नहीं, इसका नेबर ये है बट ऑलरेडी विजिटेड था, है ना, पेरेंट के पास वापस थोड़ी जाएगा, ठीक है। तो अब ये फर्दर कहीं जा नहीं सकता, इसका और कोई नेबर नहीं है। तो पहले तो मैं पता क्या चेक मारूंगा कि क्या मैं इसको एक अलग कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ। तो देखूंगा कि इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 4 है, क्या मॉड्यूलो के का वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू 0 है, नहीं नहीं है ना। अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा यार तेरा सम 4 है ना, मैं रिटर्न कर देता हूँ प्रीवियस वाले नोड पर 4, है ना, सम 4 रिटर्न कर देता हूँ, देखता हूँ कि उसके साथ मिलकर तुम लोगों का सम जो है डिविजिबल होता है कि नहीं कैसे। तो यहाँ इसने क्या किया, सम इज इक्वल टू 4 रिटर्न कर दिया, तो इसको क्या मिला, 8 + 4 मिल गया, अब 12 हो गया, है ना। अब मैं फिर से चेक करूँगा क्या 12 मॉड्यूलो के इज इक्वल टू 0 है, यस, क्योंकि के का वैल्यू 6 था। तो इसका मतलब क्या हुआ,
जैसे ही डिविजिबल हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे एक कंपोनेंट यहाँ मिल चुका है, ठीक है, क्योंकि इसका सम जो है डिविजिबल है 0 से। तो यहाँ पर मैं काउंट ऑफ कंपोनेंट 1 कर देता हूँ कि मुझे एक कंपोनेंट मिल गया। मैं इसको किसी के साथ जोड़ना चाहूँगा ही नहीं। और मुझे एक और चीज़ ऑलरेडी पता है कि इसके अलावा जो कंपोनेंट बचा हुआ है ये तो गारंटीड है कि ये डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा, इसका ओवरऑल सम डिविजिबल होगा के से ही। मैंने ऊपर प्रूफ भी करके दिखाया। बट मुझे इतना तो एटलीस्ट एश्योरेंस हो गया कि जो करंट कंपोनेंट है ये, इसको तो मैं ले सकता हूँ, है ना, वैलिड, क्योंकि उसका सम जो है डिविजिबल बाई के निकल कर आ गया। तो काउंट इज इक्वल टू मैंने 1 कर दिया कि एक कंपोनेंट मुझे मिल गया। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ कि ये मेरा एक कंपोनेंट मुझे मिल चुका है। ओके, अब देखो ध्यान दो, जब यहाँ से मेरा DFS लौटेगा, यहाँ पर गया था, अब DFS जब मेरा लौटेगा, ओके, तो ये क्या रिटर्न करेगा वो खुद सोचो आप। ये पता है क्या रिटर्न करेगा, ये देखो ध्यान देना, यहाँ से DFS जब रिटर्न करेगा तो ये रिटर्न करेगा 0 रिटर्न करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये बोलेगा यार मैं तो अपना एक कंपोनेंट बना चुका हूँ, ठीक है, तो मैं अपना सम तुम्हें नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम मुझ में जुड़ो, मैं अपना एक अलग कंपोनेंट बन चुका हूँ। तो पता है यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, जो इसका ऑलरेडी सम आया था ना, सम, उसमें मॉड्यूलो के रिटर्न कर दो। सम इसका 12 आया था ना, 12 मॉड्यूल का कितना हुआ, 0 हुआ, तो 0 रिटर्न कर दिया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसने रिटर्न किया 0, ठीक है। तो इस 2 को ऊपर से, ये जो 2 वाला नोट था इसको ऊपर से क्या मिला, 0 मिला, तो यहाँ 1 + 0 मैंने कर दिया। ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इस 2 का एक और नेबर ये भी तो था, है ना। जब ये इस नेबर के पास गया तो यहाँ पर भी DFS कॉल हुआ, इसका वैल्यू क्या है, 4 है, सम इज इक्वल टू 4 हो गया। इसका और कोई नेबर है नहीं, वापस तो जाएगा नहीं अपने पेरेंट के पास, उसको विजिट नहीं कर सकता दोबारा, तो अभी और कहीं नहीं जा पाएगा। तो मैं चेक करूँगा कि क्या मैं इसको एक अलग कंपोनेंट बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि 4th वाले नोट का वैल्यू जो है वो 4 है, और 4 मॉड्यूलो 6 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, मैं अकेला एक कंपोनेंट नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा वैल्यू जो है 6 से डिविजिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो भी मेरा सम का वैल्यू था वही रिटर्न कर दूंगा, है ना, रिटर्न कर दिया, है ना, सम रिटर्न कर दिया। सम कितना था, 4 था, तो यहाँ पर इस 2 को 4 भी मिल गया, ठीक है। अब याद करो, मैंने कुछ दिन पहले POTD में आपको सिखाया भी था कि जो भी आप sum1 + sum2 करते हो, ठीक है, उसके बाद आपको मॉड्यूलो के चेक करना होता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मॉड्यूलो के ही चेक करना है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि sum1 + sum2 किया, इसका मॉड्यूलो निकाल लिया, जो भी रिमाइंडर आया यहाँ पर रिमाइंडर। फर्दर अगर कुछ और इसमें सम ऐड करना होगा ना, मान लेते sum3 ऐड करना था, तो sum1 और sum2 में sum3 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों का जो रिमाइंडर आया था ना उसी को इसमें ऐड कर दो, है ना, रिमाइंडर + sum3 मॉड्यूलो के, ठीक है, इससे भी वैलिड आंसर आएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है इस चीज़ के बारे में। तो या तो आप यहाँ पर सम भी रिटर्न कर सकते हो, सम का वैल्यू यहाँ पर 4 था ना, तो आप 4 भी यहाँ रिटर्न कर सकते हो, या फिर 4 मॉड्यूलो के भी रिटर्न कर सकते हो, बात एक ही होगी। क्योंकि अल्टीमेटली जब इस 2 वाले नोट पर जब आप आओगे तो यहाँ पर आपको क्या चेक करना है, मॉड्यूलो के ही तो चेक करना है ना। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, माइनर सा कंसेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 4 मॉड्यूलो के इसको रिटर्न कर दिया, तो 4 मॉड्यूलो के 4 ही होता है। 1 + 0 + 4 मिल गया, यहाँ पर देखो तो कितना मिल गया, 5 मिल गया ओवरऑल सम। ये 5 क्या डिविजिबल है 6 से, नहीं डिविजिबल है, इसीलिए ये 2 अपना एक अलग कंपोनेंट नहीं बना सकता इसके साथ मिलके, क्योंकि इन दोनों का सम देखो 5 है। तो ये 2 क्या करेगा, देखा है कि जहाँ से मेरा रिकर्सिव कॉल आया था वापस उसको 5 भेज देगा, 5 की जगह 5 मॉड्यूलो के भेज देगा, है ना। 5 मॉड्यूलो के क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि सम बहुत बड़ा भी हो सकता है ना। तो सम ना भेज के आप रिमाइंडर भी ऐड करोगे तो भी आपका चेक वैलिड होगा। तो मैंने 5 मॉड्यूलो की भेजा, यानी कि 5 मॉड्यूलो 6 5 ही होता है, ठीक है, तो 5 ही चला गया एक्चुअली में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सम मेरा 1 था ऑलरेडी, और इसमें ऊपर से 5 आ गया, तो 1 + 5 6 हुआ। अब चेक कर लेते हैं क्या मॉड्यूलो 6 0 है, यस 0 है। इसका मतलब ये एक वैलिड कंपोनेंट बनाएगा इन लोगों के साथ मिलके, क्योंकि इस कंपोनेंट का ओवरऑल सम 6 आया है यहाँ पर। ओके, तो मैं काउंट को 1 कर दूंगा कि मुझे एक और वैलिड कंपोनेंट मिल गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखा जाए तो DFS को यहाँ पर विजुअलाइज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, बट पेंसिल पेपर, मतलब पेंसिल लो और पेपर लो, वहाँ पर ड्रॉ करो, बट बहुत मज़ा आएगा करने में, ठीक है। कुछ था ही नहीं एक्चुअली में इस प्रॉब्लम में। ओके, नॉर्मल हमें DFS ट्रावर्सल करना था ट्री पे, ठीक है। तो जो स्टोरी अभी मैंने सुनाया, इसको देखो आराम से आप कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। चाहे तो आप वीडियो अभी का अभी बंद कर दो और खुद से कोड करने का ट्राई करो।
तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट कि पहले तो एडजेसेंसी लिस्ट बना लेंगे, मतलब जो मेरा ग्राफ है उसको तो पहले आपको बनाना ही पड़ेगा, वो बना लिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, सिंपली मैं डीएफएस स्टार्ट कर दूंगा और किसी भी नोड से स्टार्ट कर लो। मैंने डीएफएस मान लेते 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। और जब डीएफएस स्टार्ट किया है तो आप नोड्स भी भेज दो, नोड्स नहीं, वैल्यूज़ था ना, हाँ वैल्यूज़ भेज दो, के भेज दो, जो जो आपको भेजना है ना। और एक काउंट नाम का वेरिएबल भी हम मेंटेन करके रखेंगे, जो क्या स्टोर करेगा, मेरा काउंट ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, स्टार्टिंग में 0 है ये। अब डीएफएस बड़ा सिंपल है। डीएफएस मैंने आपको क्या सिखाया कि सिंपली डीएफएस में मेरा जो करंट नोड है, ये मेरा वैल्यूज़ है और ये मेरा के है, ठीक है। लेकिन हाँ, डीएफएस में इंश्योर करना कि आप विजिटेड नोड को ऑलरेडी दोबारा विजिट ना करो, ठीक है। तो चाहे तो आप एक विजिटेड वेक्टर बना सकते हो कि कोई नोड दोबारा विजिट ना हो, या फिर एक्चुअली में ये ट्री है ना, तो ट्री में होता क्या है कि मान लेते एक नोड है, तो इसके बाद आप इसके चाइल्ड में जाते हो, तो बस इंश्योर कर लो कि वापस अपने पेरेंट के पास ये ना चला जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पर एक पेरेंट नाम का वेरिएबल भी कैरी कर लूँगा, एक पेरेंट नाम का भी वेरिएबल ले लेता हूँ, ताकि ये करंट अपने जब नेबर के पास जाएगा ना, तो इसका नेबर पेरेंट भी दिख रहा होगा मुझे, तो मैं इंश्योर करूँगा कि पेरेंट के पास वापस ना जाए। ओके, तो यहाँ पर 0 मेरा पहला नोड है, तो इसका पेरेंट अभी मैं -1 मान लेता हूँ। ये वैल्यूज़ है, ये के मैंने भेज दिया, ठीक है। अब डीएफएस पर आते हैं। तो डीएफएस में मैंने सबसे पहले क्या बोला, सम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। जो आप करंट नोड पर आप खड़े हो ना, तो सम इज इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ करंट नोड, वैल्यूज़ वाले वेक्टर से इस करंट नोड का वैल्यू निकाल दिया मैंने। यही करते थे हर बार। उसके बाद याद है मैं क्या बोलता था कि इसके नेबर के पास जाओ, फॉर इंट एंड NGBR एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ दिस करंट नोड, ठीक है। नेबर के पास जा रहे हैं, बस इंश्योर कर लेना कि जो नेबर निकल कर आ रहा है, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू पेरेंट, वापस पेरेंट में मत चले जाना, है ना, दोबारा वरना विजिट हो जाएगा वो। ओके, तो पेरेंट से मान लेते मैं चला गया, अब वहाँ से जो भी सम आएगा मेरे करंट सम में उसको मैं ऐड कर लूँगा। सम प्लस इज इक्वल टू डीएफएस हिट मारो, ठीक है। नेक्स्ट नोड कौन है, नेबर है, और उसका पेरेंट कौन होगा, करंट वाला नोड, और क्या है ना। बाकी भी वेरिएबल्स भेज दो, वैल्यूज़ भेज दो, के भेज दो, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि आप हर पॉइंट पर इसका मॉड्यूलो निकाल सकते हो, सम मॉड्यूलो इज इक्वल टू के, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मॉड्यूलो के ही तो चेक करना है, तो सम मॉड्यूलो इज इक्वल टू के करते चले जाओ, ठीक है। फिर लास्ट में आपको बस यही तो चेक करना था कि सम मॉड्यूलो के जो फाइनल आया है ये 0 होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कर लो कि क्या सम मेरा 0 आ चुका है। देखो तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये देखो, ध्यान दो, सम इज इक्वल टू सम मॉड्यूलो के। यहाँ पर भी मैंने एक बार सम मॉड्यूलो के क्यों किया, क्योंकि खुद सोचो ना, मान लेते हैं अगर इस करंट नोड का कोई नेबर नहीं होता तो इस फॉर लूप पे हम लोग कभी घुसते ही नहीं, है ना। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पर सम मॉड्यूलो के नहीं हो पाता क्योंकि इस फॉर लूप में हमने नहीं घुसे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने सम मॉड्यूलो के कर दिया और देख लिया कि अगर ये डिविजिबल है ना, तो मतलब मुझे एक कंपोनेंट मिल गया, तो कंपोनेंट का काउंट मैं ++ कर दूंगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि रिटर्न हम लोग क्या करेंगे, सम मॉड्यूलो के रिटर्न करेंगे, बट सम मॉड्यूलो के हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल लिया है, जिसको हमने सम में ही असाइन कर दिया है, तो वही हम रिटर्न कर रहे हैं, सम मॉड्यूलो के, ठीक है। बस इतना सा था यार, प्रॉब्लम था नहीं कुछ, एक्चुअली में सिंपल डीएफएस था। ये तो डीएफएस किया, आपका होमवर्क है कि बीएफएस से कोड करो और इसको कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ बीएफएस का कोड, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। और आई थिंक ये ड्राई रन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, अच्छा लगता है जनरली, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे विजुअलाइजेशन करना कि रिकर्शन आखिर में अनफोल्ड और फोल्ड कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये ज़रूर से ट्राई करना, दोबारा इसको देख सकते हो आप। जल्दी से कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। चलो इसे कोड कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक ग्राफ तो बनाना पड़ेगा ना, एडजेसेंसी लिस्ट बनाना पड़ेगा, तो मैंने एडजेसेंसी लिस्ट के लिए ये ले लिया, नोड मैप इंट ऑफ वेक्टर ऑफ इंट। इसको फिल करते हैं, इंट ऑटो एंड एज फ्रॉम एजेस, ठीक है। इंट u इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1, ठीक है। अब ADJ ऑफ u डॉट पुश अंडरस्कोर बैक v, अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो u से v एक होगा और v से u भी होगा, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक u, ठीक है। ओके, इसके बाद मैंने क्या बोला कि एक वेरिएबल रख लेते हैं जो कि मेरा काउंट ऑफ कंपोनेंट्स मेंटेन करेगा, काउंट, ठीक है। और उसको यहाँ इनिशियलाइज कर देते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0। इसके बाद मैंने क्या बोला, सिंपली मैं एक डीएफएस कॉल करूँगा, 0th नोड से स्टार्ट करते हैं, इसका पेरेंट कोई नहीं है अभी,
वैल्यूज़ भेजेंगे, के भेजेंगे और एडजेसेंसी लिस्ट भी भेजेंगे, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न काउंट, जो भी काउंट का वैल्यू आएगा वो रिटर्न कर देंगे, है ना। अब स्टार्ट करते हैं DFS, इंट DFS, इंट करेंट नोड मेरा क्या है, इसका पेरेंट नोड कौन था, और अनऑर्डर्ड मैप यानी कि हम ग्राफ भी भेज रहे हैं, ADJ, और क्या भेज रहे हैं, वैल्यूज़, एंड वैल्यूज़ इंट के भेज रहे हैं, है ना। इतनी सारी चीज़ें भेज रहे थे। अब सबसे पहले मैंने क्या बोला कि एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट सम इज इक्वल टू जो करंट नोड है उसको पहले यहाँ पर उसका वैल्यू ऐड कर लेते हैं, वैल्यूज़ ऑफ करंट नोड, ठीक है। और इसके बाद इसके नेबर में चलते हैं, इंट एंड NGBR फ्रॉम एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ करंट नोड, ठीक है, ओके। अब इसके बाद बस इतना चेक कर लेना कि NGBR जो है नॉट इक्वल टू पेरेंट में ही वापस मत चले जाना, है ना, ओके। विजिटेड वेक्टर की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यार सिंपल सा ये एक ट्री है, बस पेरेंट के पास वापस मत भेजने दो इसको, दैट्स इट। आपका वो इंश्योर हो जाएगा कि आप किसी नोड को दोबारा विजिट नहीं कर रहे हो। सम में ऐड कर देंगे DFS से जो भी वैल्यू आएगा, नेक्स्ट नेबर, नेक्स्ट नोड कौन है, नेबर, और इसका पेरेंट कौन है, करंट, एडजेसेंसी लिस्ट, वैल्यूज़ एंड के, ठीक है। और सम मॉड्यूलो इज इक्वल टू के निकालते जा रहे हैं हम लोग, सम मॉड्यूलो इज इक्वल टू के। अगर ये ज़ीरो आ जाता है, किसी भी टाइम में मॉड्यूलो ज़ीरो आ गया, सब मॉड्यूलो के ज़ीरो आ गया, तो मैं काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा, मुझे कंपोनेंट एक मिल गया, और लास्ट में रिटर्न सम कर देंगे, ओके। एक बार रन करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खुद सोचो, टोटल n नोड्स हैं, हर नोड को आप एक ही बार विजिट कर रहे हो सिर्फ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n ही होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आप सारे एजेस को स्टोर कर रहे हो एडजेसेंसी लिस्ट में, है ना, कम से कम एक बार तो स्टोर कर ही रहे हो। टोटल n-1 एजेस है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n-1 होगा, तो लीनियर सोल्यूशन है देखा जाए तो हमारा, बट इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट, ये तो श्योर है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।